हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 116 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 117 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 116 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 117। ये देखिए, ये संशोधित परीक्षा स्कीम है पाठ्यक्रम के अनुसार। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न है वो गणित से संबंधित होंगे। 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है। इसी आधार पर दोस्तों अपना ये मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न हैं वो इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों जैसलमेर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरछान या बरखान क्या है? बरखान, बताइए। बरखान के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रेत के टीले। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, रेत के टीले। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं? तो दोस्तों, बरखान बालू का स्तूप है ये ओसिया, जोधपुर, बोलेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाए जाते हैं बरखान। दातारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3, इसमें क्या है? सत्य है। 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सत्य है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामान्यतः राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो दोस्तों ये अवधि है ये जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, जून से सितंबर तक मानसून की अवधि होती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? बताइए, ये जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। और इसमें तो दोस्तों मध्यम काली मिट्टी है वो पाई जाती है। तो बचा क्या? दौसा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौसा है ये पूर्वी मैदान में स्थित है और वहां पर जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पश्चिमी बनास। कौन सी ये नदी है? वो पश्चिमी बनास। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है वो नया सनवाड़ा सिरोही से होता है। ठीक है, और सिरोही में प्रवाहित होने के बाद में दोस्तों ये गुजरात के बनासकांठा जिले में ये प्रवेश करती है और फिर कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का जो उद्गम है ये दोस्तों कहाँ होता है? तो ये अलवर के थानागाजी के पास है, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 2 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, अपने को सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नवलखा झील, नवलखा झील है, सही सुमेलित कीजिए। नवलखा झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी के अंदर है नवलखा झील। ताल छापर झील कहाँ है? तो दोस्तों ये चूरू के अंदर है। पचपदरा झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बालोतरा में है। और तालाबशाही झील कहाँ है? तो ये धौलपुर में है। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बताइए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा वो है कोलायत। कोलायत नहीं आती दोस्तों। देखिए राजस्थान की 6 झीलें जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है, जिसमें मानसागर जयपुर है, आना सागर अजमेर है, पुष्कर झील अजमेर है, फतेह सागर और पिछोला झील ये उदयपुर है, और एक नक्की झील माउंट आबू में है। तो यहाँ पर इसमें कोलायत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों ये कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है ये। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की जो मरुगंगा है वो कहते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? दोस्तों कत्था है ये खैर के वृक्ष से निकाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सी जनजाति द्वारा निकाला जाता है? तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा ये निकाला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वृक्ष महोत्सव है ये खेजड़ली में मनाया जाता है दोस्तों, 12 सितंबर को प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किस में था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो डूंगरपुर में था 994। फिर उसके बाद में दोस्तों राजसमंद का नंबर आता है जिसमें 990 था। फिर पाली का नंबर आता है 987, फिर प्रतापगढ़ का, फिर बांसवाड़ा का, फिर आता है दोस्तों चूरू का। चूरू का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा है ऑप्शन के अनुसार 938। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधारानुसार सही है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीधा सा पूछा गया है कि सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार इसमें सही कौन सा है वो बताना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो दोस्तों किस में है? डूंगरपुर में है। और सबसे कम लिंगानुपात है वो है दोस्तों धौलपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात दोस्तों कितना है? तो वो है 888। ठीक है, 888। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2024 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व था। बताइए दिसंबर 2024 में दिसंबर 2024 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व है वो कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है लगभग, राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो वो है दोस्तों 17,376 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर है। ये मार्च 2024 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है दोस्तों ये, और भारत का 10.41% भाग राजस्थान है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कितने पार्ट में, यानी कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों सुनारी सभ्यता के अवशेष है वो झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे ये स्थित है, और वहीं दोस्तों ये सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण है वो क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागौर विवाद। दोस्तों यहाँ पर नागौर के शासक शम्स खां का कुंभा के साथ विश्वासघात करके गुजरात के सुल्तान में मिल जाना ही कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नागौर विवाद, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, खंजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? खंजवा यानी कि खजुहा, खंजवा भी बोल सकते हैं और खजुहा भी बोल सकते हैं। तो इस युद्ध में दोस्तों औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह ने दिया था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ स्थित था? तो ये झुंझुनू में था। ठीक है, और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी, ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नैनूराम शर्मा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिपुरा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने गुजरात के हरिपुरा में 1938 ईस्वी में हुए अधिवेशन में पहली बार प्रजामंडलों की गठन की नींव की बात है वो कही थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938। आगे देखिए यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणी ठिकानों में से एक नहीं था? बताइए, ये जो शेखावाटी के प्रमुख 5 ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणी कहा जाता था, जिसमें नंबर 1 बिसाऊ, नंबर 2 ढूंढलोद, नंबर 3 मलसीसर, नंबर 4 मंडावा और नंबर 5 दोस्तों नवलगढ़। तो यहाँ पर श्री माधोपुर नहीं था ये पंचपाणी में शामिल, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका क्रम जमाना टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो अजमेर का तो दोस्तों 7वें चरण में हुआ था। ठीक है, और टोंक रियासत का एकीकरण दोस्तों पूर्व राजस्थान में हुआ था, और उदयपुर रियासत का एकीकरण है वो संयुक्त राजस्थान में हुआ था, और जैसलमेर रियासत का एकीकरण वृहत राजस्थान में हुआ था। तो ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर
29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? बताइए, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहा था जैसलमेर को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर को। नेक्स्ट है, देखिए जैसलमेर को क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों जैसलमेर रेतीले टीलों के बीच स्थित होने व सबसे पिछड़ी रियासत होने के कारण दोस्तों इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये जैसलमेर के निवासी थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, एक आजादी के दीवाने, एक जैसलमेर में गुंडाराज और नंबर 3 रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। ये 3 पुस्तकें लिखी थी दोस्तों सागरमल गोपा ने, और ये जैसलमेर के निवासी थे। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में प्रसिद्ध पाबूजी है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पाबूजी का जन्म कोड़मंड फड़ौदी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी? जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नि नृत्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, किसने बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था? किसने बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा ने दोस्तों तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर जिले में ये स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेखावाटी की हवेलियां है, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, भरत सफू हुरमजी आरी किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, भरत सफू हुरमजी आरी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये कढ़ाई एवं पेचवर्क से संबंधित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न, ओलियो गीत राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है? ओलियो गीत, तो दोस्तों ये ओलियो गीत है, ये विवाह के अवसर पर पुत्री की वधु के रूप में विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। ठीक है, पुत्री की विदाई के रूप में दोस्तों ये गीत गाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पुत्री विवाह का विदाई गीत है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सपेरा का कौन सा वाद्य यंत्र या सॉरी सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है वो सपेरों का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या बजाते हैं सपेरा? तो दोस्तों ये जिसको अपन कालबेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, और पुंगी यानी कि बीन इनका मुख्य वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुंगी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये कोलायत बीकानेर में लगता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, अचलदास खिचेरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो दोस्तों कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवदास गार्डन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवदास गार्डन। अब देखिए, यहाँ पे भाग 3 में भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कहाँ निहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मतदाताओं में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतदाताओं में। आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो ये संघवाद के संदर्भ में दोस्तों ये कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? बताइए, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया तो ये था दोस्तों पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं और भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो की गई थी। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए, भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है किस पर? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आधारित है दोस्तों नेहरू 1947 के उद्देश्य संकल्प। दोस्तों भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प पर आधारित है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। बताइए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 213 में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य सचिवालय में रैंक है और सूची सेकंड में भूमिका या कार्य दे रखा है। दोस्तों अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए शासन सचिव का जो कार्य होता है वो होता है नीति निर्माण करना। क्या होता है? नीति निर्माण करना। और परियोजना अधिकारी का जो कार्य होता है वो है कार्यक्रम क्रियान्वयन करना। और दोस्तों अनुभाग अधिकारी का जो कार्य होता है वो है संपूर्ण पर्यवेक्षण। ठीक है, और सहायक का कार्य होता है लिपिकीय कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नैतिक लिपिकीय कार्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 3 5 2 1 3 5 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बताइए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये अपना कार्य है वो प्रारंभ किया था 31 जनवरी 1977 से। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? बताइए, मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवाणु के द्वारा।
दोस्तों मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जीवाणु जनित रोग है। 52 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। बताइए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से या किसी माध्यम में से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी से कांच में। पानी से कांच में सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूध का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही, दूध। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? यानी कि पारा के साथ में मिश्रण नहीं बनाती है, तो वो है दोस्तों जिंक बनाता है, तांबा बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है, लेकिन लोहा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, पुनर्चक्रण का मुख्य लाभ क्या है? पुनर्चक्रण का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य लाभ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन भाग 6 में भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 में सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 में सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनका नाम है दोस्तों रोहित शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, रोहित शर्मा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों पूर्ण साक्षर राज्य है वो इसमें बना है गोवा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए हैं, जहां पिछले एक महीने में 3000 से अधिक सूरों की मौत हुई है? हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए हैं, जहां पिछले एक महीने में 3000 से अधिक सूरों की मौत हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सियाहा, लोंगतलाई, लुंगलई और मामित। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अमेजन के प्रोजेक्ट के ऊपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट्स का पहला बैच लॉन्च किया गया है? अमेजन के प्रोजेक्ट के ऊपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें विश्व भर में विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट के ऊपर का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रदेश का पहला बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? प्रदेश का पहला बर्ड पार्क है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है या स्थापित किया गया है, गुलाब बाग उदयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ?
संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों भारत और मिस्र। भारत और मिस्र दो देशों के बीच में आयोजित हुआ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है हार्पस। दोस्तों यहाँ पर देखिए 63 नंबर का प्रश्न है हार्पस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किस पैरा एथलीट को सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, हार्पस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जोधपुर फरवरी 2025 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करणबीर बोहरा को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करणबीर बोहरा को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दीपक सावली किस जिले के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दीपक सालवी किस जिले के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, याद रखना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं मित्रों। 66 नंबर का प्रश्न है कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ में पाठ की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? बताइए कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ में पाठ की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है एमएस एक्सेल शीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? एमएस एक्सेल शीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें C5। C5 ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C5। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1989 में हुई थी, 1989 में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1990 में, यानी कि WWW की शुरुआत 1989 में हुई थी। टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था दोस्तों। आगे देखिए लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 70 नंबर प्रश्न है एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से। तो इन सभी के द्वारा नया प्रेजेंटेशन है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों देखिए अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अभी तक आपने आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, आपको निःशुल्क ये सुविधा मिल रही है। और दोस्तों गारंटेड है, जो अगर आपने ये सारे के सारे मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट दिया है तो दोस्तों आपका श्योर सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन को दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, आप पेपर के अनुसार है वो ढल चुके हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न है निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों संधि के संबंध में सही विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए परि प्लस कार परिष्कार, तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये इसमें परिष्कार में तो दोस्तों व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर इसमें देखिए निष्ठुर, नी प्लस स्थुर यानी कि निष्ठुर। ठीक है, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 72 नंबर का प्रश्न है अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? बताइए।
तो दोस्तों अभी प्लस इप्सा होता है और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें सत उपसर्ग है, सत प्लस चरित्र, सत उपसर्ग है, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में इन प्रत्यय है? इन प्रत्यय किसमें है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण के अंदर दोस्तों ग्राम प्लस इन, तो इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दोस्तों यहाँ पर देखिए पढ़ाकू शब्द, दोस्तों ये पढ़ाकू शब्द है, ये क्रिया से बना विशेषण है, क्रिया से बना विशेषण है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आकू है वो प्रत्यय है और पढ़ना है वो दोस्तों इसमें धातु क्रिया है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी, पढ़ना इसमें धातु है और आकू है वो इसमें प्रत्यय है, पढ़ाकू, ये क्रिया से बना विशेषण है ये, लेकिन यहाँ पे दोस्तों विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो यहाँ पर ये ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रिया से बना है। आगे देखिए, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाता है? केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है झुंड में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झुंड। नेक्स्ट आगे देखिए, विशेषण की सही परिभाषा क्या है? विशेषण की सही परिभाषा क्या है? तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किस वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? तो ये हुआ है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? दोस्तों किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुमुदनी, कुमुदनी शब्द है वो दोस्तों इसमें क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। कुमुदिनी होता है ये, दीनी, धनी नहीं होता, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, ये अशुद्ध वाक्य है, यानी कि किसी और से परामर्श लीजिए, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बताइए, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाश का। दोस्तों यहाँ पर विलोम है वो निर्माण होता है, विनाश नहीं होता, ठीक है। ये तो समानार्थक शब्द हो गया। बाकी खंडन का मंडन, सम का विषम, संयोग का वियोग होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द किस में नहीं है? तो दोस्तों देखिए, उचित का अनुचित होता है, कुख्यात का विख्यात होता है, शुद्ध का अशुद्ध होता है, विशुद्ध इसमें गलत दे रखा है, आगत का विगत होता है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर, ये तीनों है वो दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची है। ये सलील है, ये दोस्तों पानी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, हेतु हेतु मध्यभूत काल का जो उदाहरण है वो कौन सा है? हेतु हेतु मध्यभूत काल का जो उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो ये हेतु हेतु मध्यभूत काल का क्या है? उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एडहोक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी रूप में सही शब्द है। बताइए, एडहोक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों, बताइए, एडहोक कमेटी तदर्थ, ठीक है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, देखिए सिर्फ एडोक के बारे में पूछा गया है। एडोक कमेटी होता है, ठीक है, तो वो होता है तदर्थ समिति, ठीक है। और यहाँ पर एडोक शब्द का प्रयोग है वो स्वयं का
अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी कि प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे प्रयोजन हेतु, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए तत्सम शब्द है, बताइए तत्सम शब्द है तो यहाँ पर देखिए परिवहन प्रभाव, तो ये दोनों है वो दोस्तों तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ है वो क्या कहलाता है, तो ये अपलाभ कहलाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अपलाभ। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वो है बेवकूफ बनाना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेवकूफ बनाना। आगे देखिए यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है इसमें मिलावटी माल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिलावटी माल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अब अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए 91 नंबर का प्रश्न है फिल इन सॉरी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों अपने को यहाँ पर सही स्पेलिंग बतानी है कि इनमें से सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए फेबुलस, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है FABULOUS, ठीक है, ये स्पेलिंग दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, प्रीपोजिशन भरना है दोस्तों खालिस्तान में। यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों, सेंड ए डॉक्टर, सेंड ए डॉक्टर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंड फॉर ए डॉक्टर होगा दोस्तों, सेंड फॉर ए डॉक्टर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देखिए नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, द का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें सॉरी द टीचर इज प्रेजेंट, इज का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इज प्रेजेंट होगा। आगे देखिए इसमें भी दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखिए, गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न, आई एम रीडिंग डेविड, आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड, कोपरफील्ड, आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड पॉइंट आउट द टेंस यूज इन द अंडरलाइन पार्ट। तो दोस्तों आई एम रीडिंग, बताइए इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है, तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, बताइए आई एम लिविंग टुनाइट, इसमें कौन सा टेंस है, तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा दोस्तों इसमें भी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए माई फ्रेंड अशोका वाज नॉट इन क्लास यस्टरडे एंड, बताइए खालिस्तान में आगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड अशोका वाज नॉट इन क्लास यस्टरडे एंड नाइदर वाज आई, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर चूज द सेंटेंस विच यू कंसीडर टू हैव द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि सही सेंटेंस है वो कौन सा है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये सेंटेंस है वो सारे के सारे है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, इसमें सही सेंटेंस होगा ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रेवलिंग विथ हिम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस, दोस्तों यहाँ पे अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए सेंटेंस देखिए, दे ड्रू ए स्क्वायर
इन द इवनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए स्क्वायर वाज ड्रॉन बाय देम इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस, द शॉपकीपर लोवर्ड दिस प्राइसेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों द प्राइजेज वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान भरना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एज ए ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में, इसमें आएगा दोस्तों टोकन, एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खालिस्तान भरना है। देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू एन ऑपरेशन। तो बताइए क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा दोस्तों अंडरगो। क्या हो जाएगा, अंडरगो। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अंडरगो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिंथेसिस of the following two simple sentence from the options given below। देखिए combine the two from one simple sentence। तो इसमें देखिए this is my cousin, his name is राज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों इसमें दिस इज माई कजन राज, दिस इज माई कजन राज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए देखिए हिंदी ट्रांसलेट करना है, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो यहाँ पर इसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एलसीएम अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी है वो घात लेते हैं। तो देखिए 2 की घात दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 3 है सबसे बड़ी। 3 की घात कितनी है, तो दोस्तों 3 की घात है वो यहाँ पर इसकी स्क्वायर है, इसकी क्यूब है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। और फिर 5 की में इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो 5 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। और 7 की दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही होगा दोस्तों एलसीएम। तो यहाँ पर इसमें 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 संख्याओं का औसत 8 है, तो 10 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, 80। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत 8 है, तो प्रत्येक संख्या को 2 से भाग देने और तो औसत भी 2 है वो 2 से विभाजित होगा। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 8 में 2 का भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, नया औसत आ जाएगा। आगे देखिए यदि 200 का 18% x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 200 का 18%, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 200 इंटू 18/100 कर लीजिए बस। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 इंटू 18 कितने हो जाएंगे, 36। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बांट का उपयोग करता है जो वास्तविक बांट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बांट का उपयोग करता है जो वास्तविक बांट से 30% कम है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 30% कम है यानी कि 700 ग्राम ही तोलता है वो, कितना, 700 ग्राम ही तोलता है, और 25% लाभ यानी कि 1 किलो के ऊपर 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि वो दोस्तों 1250, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं कि कोई वस्तु है वो 1000 रुपए की है, ठीक है, वो उसको कितने में बेच रहा है, तो दोस्तों 1250 रुपए में बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है। अब जो 1000 वस्तु है उसको भी दोस्तों देखिए, उसमें भी वो क्या करता है, चूना लगा रहा है, तो उसमें वो 700 रुपए की ही वो वस्तु है, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 रुपए तो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य 700 है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 1250 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1250 में से दोस्तों 700 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों 550 बचा। तो यहाँ पे 550 है बटे 700 इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 550 में 7 का भाग दे लीजिए, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा कितना, 78.57। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% और दूसरी छूट B% है, तो इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। बताइए किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना कि जो मूल्य है वो दोस्तों अंकित मूल्य 100 है, तो प्रथम छूट है वो दोस्तों A%, द्वितीय छूट B%, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है A% प्लस B% माइनस A इंटू B% बटे 100। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 111 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। बताइए दोस्तों, सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है। अब उसका जो विक्रय मूल्य है वो दोस्तों 10% की छूट पर उसको बेच रहा है, यानी कि 90 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और उस पर भी दोस्तों वो 15% लाभ कमाना चाहता है, तो दोस्तों यहाँ पर 115 है वो कर लीजिए। अब दोस्तों क्रय मूल्य है वो दोस्तों कितना है, तो वो है 100। अब बस इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसको अपन कर सकते हैं, तो ये 100 इंटू 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 11,500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11,500। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 90 इंटू 115 करोगे, सॉरी 90 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 90 है, 90 बटे दोस्तों यहाँ पर 90 और 115 दे रखा है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है, तो यानी कि 40/3 इंटू 11,500, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक 40/3 इंटू 9,000, तो 1200 आ जाएगा, या आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, 1533 इसका राइट आंसर होगा। 1533 में आप 10% निकाल दीजिए, फिर 1200 जो बचे हैं उसका 1200 का दोस्तों वो देख लीजिए 15% है क्या, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही, 1533 आएगा इसमें। आगे देखिए, एक प्लाट को 19,50,000 रुपए में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है,
20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बताइए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 80/120 बराबर दोस्तों 19,50,000 बटे x। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? तो 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 80x बराबर 19,50,000 इंटू 20। तो बस काट लीजिए इसको। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा 29,25,000, 29,25,000 आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर प्रश्न है, ए ने 4,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश रुपए में किया? तो बताइए बी ने कितना निवेश किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ए ने 4,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ में उसको जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा हो जाएगा 4,50,000 इंटू 12 कर लीजिए और x इंटू 9 कर लीजिए, क्योंकि ये 3 महीने बाद शामिल हुआ है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x इंटू 9 इंटू 3 बराबर दोस्तों 4,50,000। ठीक है, और इस 4,50,000 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है, बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 4 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 लाख। आगे देखिए, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज दर है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष का जो एसआई है वो 11/25 इंटू 100, यानी कि दोस्तों कितना आ गया? 44%। ठीक है, कितना आ गया? 44%। तो 1 वर्ष का एसआई है वो कितना होगा? तो दोस्तों 44% बटे 8। ठीक है, 44% बटे 8 तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 5 से 1/2%। तो ब्याज दर क्या हो जाएगी? तो दोस्तों वही हो जाएगी 5 से 1/2%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। दोस्तों देखिए 1 से 2 है वो 10 वर्ष में हो रही है, फिर डबल हो जाएगी 4, फिर 8, फिर 16। तो यहाँ पर इसमें 16 गुना होने पर दोस्तों 40 वर्ष लगेंगे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों माना कुल काम है वो 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दिन और 12 दिन दे रखे हैं। ठीक है, ए और बी का, यानी कि ये काम है। और दोस्तों यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 6:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 10 सही 5/6 दिन। बी नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती है उसे 16 पुरुषों द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 16 बटे दोस्तों 16 इंटू 15 कर लीजिए, बस अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4:3। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर
275 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर। और दोस्तों 55 में से 5 माइनस कर लीजिए, 50 किलोमीटर आ जाएगा, नई चाल आ जाएगी। और समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 250 में 50 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटे। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2πr/n/t। तो यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10 बटे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 7 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 60 इंटू दोस्तों 18/5। बस इसको काट लीजिए तो 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ग्राफ के माध्यम से दोस्तों अपने को बताना है। देखिए वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, तो वर्ष 2018 और वर्ष 2015 में गेहूं के उत्पादनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2018 में तो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2018 में उत्पादन है तो वो है 94,000 सॉरी 9,48,000। कितना है 9,48,000 इंटू दोस्तों 90/100 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 8,52,200। कितना आ जाएगा 8,52,200। अब देखिए 2015 का जो उत्पादन है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 9,64,000। तो 9,64,000 में से 8,52,200 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 1,10,800। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ अपना मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्यार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।